दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग घटनासार करंट अफेयर्स वार्षिकी पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जो वन लाइनर वाला पोर्शन है उसका राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का हिस्सा पढ़ लिया है और आर्थिक घटनाक्रम जो वार्षिकी है उसका 2 पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज उसके आखिरी पोर्शन को पढ़ने चल रहे हैं। इसके पहले अगर आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए। मैंने YouTube पे उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां जाएंगे तो घटनासार करंट अफेयर्स वार्षिकी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। एग्जाम कांकर्स चैनल जैसे ही YouTube पे सर्च करेंगे ये प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए यह करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो फिर से शुरू कर दी गई है। अगर आपने आज नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। अब यह वीडियो आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी और पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखा डेली करंट अफेयर्स की तो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको यह पता चल जाएगा कि किन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपनी वीडियो में शामिल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी के लिए और इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है ना, तो चलिए आज के जो प्रश्न है उनकी श्रृंखला को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न बराबर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया। तो देखिए वर्ष 2023-24 के वित्तीय वर्ष में भारत को सर्वाधिक एफडीआई मिला है सिंगापुर से। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित या ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह है हिसार, हरियाणा में। तो इसमें क्या है, प्रश्न को फिर से देखिए कि कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ठीक है ना, ये क्षेत्र कौन सा है? स्टेनलेस स्टील का क्षेत्र है और इसमें भारत का जो पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है यह कहाँ खोला गया है? इसका उद्घाटन हरियाणा, हिसार हरियाणा में किया गया है। ठीक है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला कि भारत को सर्वाधिक एफडीआई कहां से मिला है? सिंगापुर से। और दूसरा स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ? हिसार हरियाणा में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है सेबी ने। सेबी ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का खिताब जीता है और यह इंपॉर्टेंट है। देखिए सेबी की चीफ अभी चर्चा में रही थी और उन्हीं की वजह से चर्चा में रहा सेबी भी, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का खिताब किसने जीता है? सेबी ने जीता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं, जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो कौन सी ऐसी कंपनी है भारत की जिसने जो सूचीबद्ध रक्षा शेयर है उस पर केंद्रित एक इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो वह है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। जो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, इसने भारत में जो सूचीबद्ध रक्षा शेयर हैं उनको केंद्रित करते हुए एक इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले इसका उत्तर जानिए। फिलीपींस ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया है। अब देखिए गोल्डन राइस को माना जाता है कि यह विटामिन ए के, शरीर में विटामिन ए का उत्पादन करती है। ठीक है ना, अब देखिए फिलीपींस ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ाएंगे तो इसकी पूरी चर्चा करेंगे। अभी आप इतना जानिए कि गोल्डन राइस के उत्पादन को पर रोक लगाने वाला जो देश है वो कौन सा है? फिलीपींस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, गोल्डन राइस के उत्पादन को बैन करने वाला जो देश है वो फिलीपींस है। ठीक है ना,
नेक्स्ट देख लेते हैं, किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है और इसका जो बाजार पूंजीकरण है वो 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है। इंपॉर्टेंट है, जाने रहिए। ठीक है, जो भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण है वह 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सेबी के द्वारा मोबाइल सारथी 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, जाने रहिएगा। मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो मोबाइल सारथी 2.0 है इसे सेबी ने किसके लिए लॉन्च किया है? यह ऐसे निवेशकों की मदद करेगा, ऐसे निवेशकों की जो थोड़ा सा जो जटिल वित्तीय अवधारणाओं को समझने में असमर्थ है, यह उनको इसके लिए मदद करेगा। ठीक है ना, तो निवेशकों को निवेश के लिए और प्रेरित करने और जो समझने की बात होती है कि जो तमाम वित्तीय समस्याएं होती हैं जिसे समझना कठिन होता है उसे आसानी से समझाने का प्रयास करेगा मोबाइल सारथी 2.0। ठीक है ना, तो यह निवेशकों के लिए लॉन्च किया गया ऐप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला है, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? तो यह पहुंचेगा 2030 तक। इन्वेस्ट इंडिया ने एक अनुमान लगाया है कि भारत का जो ई कॉमर्स बाजार है वह 325 बिलियन डॉलर पहुंचेगा 2030 तक। तो इसे याद रखिएगा, ध्यान में रहे कि 2030 तक जो भारत का ई कॉमर्स बाजार है वो 325 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया? तो पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ठीक है ना, किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है किसने? HDFC बैंक ने। यह ध्यान रखिएगा, किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट सर्विस की सुविधा लॉन्च की है? तो यह श्रीलंका में। अब देखिए फोन पे ने, जो भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी है, फोन पे ने UPI सुविधा लॉन्च की है कहाँ? श्रीलंका में। तो ये इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका में फोन पे ने UPI की सुविधा लॉन्च की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया राकेश मोहन को। विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। अब इसको याद रखिएगा कि विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल होने वाले भारतीय कौन है? तो राकेश मोहन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है? तो यह है 2.11 लाख करोड़, 2.11 लाख करोड़। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत को अपना प्रॉफिट ट्रांसफर किया है तो वह 2.11 लाख करोड़ रुपए का जो लाभांश है उसे सरकार को हस्तांतरित किया है। ठीक है ना, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का है। इसके पहले हमने आपको बताया था उसका LIC का बताया था। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा कि कितना लाभांश भारत सरकार को इन लोगों ने ट्रांसफर किया है। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में 2.11 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला
10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो यह विजयपुर मध्य प्रदेश में। यह गेल इंडिया लिमिटेड का पर्सनल है और इसने अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है विजयपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह है उत्तर प्रदेश। अब देखिए, ये बहुत बड़ी कहानी इसने लिख दिया है। देखिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक आंकड़ा जारी किया है और जिसमें कहा है कि राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में जो राज्य है नंबर 1 पे है वह है उत्तर प्रदेश। तो इसे ऐसे ही याद कर लीजिएगा, चूंकि यूपी स्पेशल का प्रश्न है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं। मई 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो देखिए, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय जो रेटिंग एजेंसी है S&P ग्लोबल रेटिंग्स, इसने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो भारत का दृष्टिकोण है उसे स्थिर से सकारात्मक संशोधित किया है। ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी क्या है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स है और इसने जो है अर्थव्यवस्था पर जो भारत का दृष्टिकोण है उसे स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो यह है भारत। अब देखिए, यहाँ से जो लोग विदेशों में कमाने जाते हैं तो वहां से जो पैसे वो कमाते हैं उसमें बचत के स्वरूप में भारत में भी पैसा भेजते हैं और पिछले कई वर्षों में भारत जो है यह धन प्राप्त करने वाला दुनिया में नंबर 1 पे है। कई देशों में नंबर 1 पे है दुनिया में। तो वही है, संयुक्त राष्ट्र की जो प्रवासन एजेंसी है उसने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी किया। अब देखिए, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 या विश्व प्रवासन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। ठीक है ना। तो उसकी एक एजेंसी है प्रवासन एजेंसी। तो उसके अनुसार जो वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में भारत शीर्ष देश था और 2022 में जो भारत में धन आया था बाहर से वो कितना आया था? वो आया था 111 अरब डॉलर। ठीक है ना। 111 अरब डॉलर आया था। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया सिक्योर IoT ने। यह चेन्नई की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजी और इसने भारत का जो पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है उसका नाम है सिक्योर IoT और इसको ऐसे ही रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? तो निर्माण शुरू किया कहां? चेन्नई में। अब देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसका निर्माण कहां शुरू हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहां हुआ है? चेन्नई में हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा यानी 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? तो तमिलनाडु। अब प्रश्न को समझिए कि जो देश से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं निर्यात होती हैं टोटल, उसमें से मैक्सिमम 30% कौन सा राज्य उत्पादित करता है? यानी किस राज्य के 30% वस्तुओं का, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात किया जाता है? टोटल निर्यात में 30% हिस्सा उस राज्य का है, तो यह है तमिलनाडु। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में जितना सामान निर्यात होता है उस टोटल में जो 30% हिस्सा है वो तमिलनाडु का है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु टोटल इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यातकों में से 30% अकेले निर्यात करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना।
और इसके जो तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा? तो यह है पारादीप। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा है। यह वर्ष 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है, ठीक है ना। तो आप इसे याद रखिएगा। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में वर्ष 2023-24 में उभरा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? तो यह हो गया है 70.47 लाख करोड़, ठीक है। जो आरबीआई का बैलेंस शीट है उसमें 11.08% की बढ़ोतरी हो गई है और अब यह हो गया है 70.47 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि आरबीआई की जो बैलेंस शीट है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है मार्च 2024 तक? तो देखिए उसमें 11.08% की वृद्धि हुई है और वह वर्तमान में कितने रुपए का हो गया है? तो 70.47 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इन दोनों बातों को अलग अलग याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान क्या है? तो यह है 4.9%। आईएलओ यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो 2024 में के लिए बेरोजगारी दर का अनुमान किया है वो कितना किया है? 4.9%। इंपॉर्टेंट है। आईएलओ द्वारा 2024 के लिए बेरोजगारी दर का जो अनुमान है वो कितना है? 4.9%। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह है रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। वित्त मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखिएगा कि अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्राप्त करने वाला जो वो है क्षेत्र है वो कौन सा है? वो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो यह है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न 1 श्रेणी का दर्जा दिया है। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय का एक वो है उपक्रम है और इसकी तरफ से मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ग्रिड इंडिया को, ठीक है, मिनी रत्न श्रेणी 1। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने चाइना मोबाइल के मोबाइल डेटा ट्रैफिक को पीछे छोड़ दिया है और इस समय नंबर 1 पे आ गई है, ठीक है। तो रिलायंस जियो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा ट्रैफिक वाली कंपनी हो गई है। तो इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा ट्रैफिक वाली कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस जियो। और इसने किसे पीछे छोड़ा है? तो चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अप्रैल 2024 में भारत निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। तो वह है फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। सिट्रोन ने भारत में निर्मित कारों को, इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्यात करना शुरू कर दिया है और यह भारत में पहली ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसने भारत में बनी हुई इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्यात किया है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? तो सिट्रोन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। लंदन की जो सेंट्रल बैंक है उसने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुना है, ठीक है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए मनोज पांडा। मनोज पांडा को हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, चूंकि अभी अभी वित्त आयोग का गठन हुआ है तो यह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 16वें वित्त आयोग का जो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है वह हुई है मनोज पांडा की। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 2024 में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के निर्माण में मामले में भारत की विश्व में जो रैंक है वो क्या है? तीसरी। यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में जो भारत की रैंक है वो विश्व में क्या है? तीसरी रैंक है। ठीक है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में जो भारत की विश्व में रैंक है वो क्या है? तीसरी रैंक है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में जो भारत की रैंक है क्या है? तीसरी रैंक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो देखिए सबसे सस्ता 5G देने जा रहा है रिलायंस घाना में। घाना में रिलायंस टेलीकॉम ने 5G को बहुत सस्ता लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो घाना में लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? देखिए केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और इन्होंने वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है नई दिल्ली में। ठीक है, इथेनॉल 100 क्या है? ऑटो ऑप्शनल जो है एक ऑटो ईंधन है और इसे लॉन्च किया है नई दिल्ली में। किसने? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? तो यह है अनाज भंडारण योजना। आपको पता है कि इस समय भारत सरकार दुनिया भर में पूरे भारत में अनाज भंडारण के लिए तमाम ऐसे वेयर हाउसेस का निर्माण कर रही है जहां अनाज को भंडारित करके रखा जा सके और यह दुनिया की सबसे बड़ी निवेश वाली योजना है और इसमें वर्तमान में 1.35 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है कि इससे अधिक रुपए का निवेश इसमें होगा। आपको पता है कि इसके पहले जो है अनाज ऐसे बाहर रखा जाता था, एफसीआई के गोदाम के बाहर रखा जाता था, सड़ जाता था। अभी भी भारत में अनाज को रखने के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मोदी जी की सरकार ने नए नए वेयर हाउसेस बनाने का निर्णय लिया है और यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना के रूप में उभर कर आई है। 1.35 लाख करोड़ रुपए के निवेश से तमाम वेयर हाउसेस का अनाज भंडारण गृहों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो यह दोनों देशों का नाम याद रखिए, श्रीलंका और मॉरिशस। कब लॉन्च किया है? 12 फरवरी 2024। इसकी डेट याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न की डेट भी याद रखिएगा। 12 फरवरी 2024 को दो देश कौन से हैं? एक है श्रीलंका और एक है मॉरिशस। इन दोनों ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखिएगा 12 फरवरी। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया है? तो 13 फरवरी 2024 को। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया और 13 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट वाइज इसे याद रखिएगा। इन दो की डेट हमने अभी तक याद रखने के लिए कहा, बाकी किसी की डेट नहीं कहा याद रखने के लिए। ठीक है ना, इन दो की डेट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? तो वह पहल है ग्रो पहल। ग्रो पहल मतलब ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। अब देखिए नीति आयोग ने
बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य। ठीक है, ये जो ग्रो पहल है उसे क्या किया है नीति आयोग ने, जो बंजर भूमि है उस पे खेती करके या उस पे जंगलों को लगा करके उसके माध्यम से जो उसका नेचर है, अर्थात भूमि के जो नेचर है उसे बदलने का प्रयास किया है। ठीक है, तो बंजर भूमि को वनीकरण द्वारा और खेती के माध्यम से सुधार करने का प्रयास कर रहा है नीति आयोग। ठीक है ना, तो जो पहल लॉन्च किया है वो कौन सी पहल है, ग्रो पहल। और इस ग्रो पहल को क्या कहते हैं, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रो पहल के नाम से भी आप इसे याद रखिएगा, ग्रो का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और जो है यह नीति आयोग ने वो चलाई है योजना। ठीक है, तो इसमें बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने का जो बिंदु है उसे याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट है, पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा मतलब लघु वना जाति द्रव्य क्रय शुरू किया है। तो वह है लघु वन उपज के लिए। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने जो लघु वन उपज है उसके लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना शुरू की है, वनों से प्राप्त होने वाले उपज के लिए, और उसका नाम रखा है लाभा। क्या रखा है, लाभा लघु वना जाति द्रव्य क्रय। ठीक है ना, शुरू किया है, यह लघु वन उपज के लिए है, उड़िया भाषा में है। ठीक है ना, लाभा याद रखिएगा, लाभा किस सरकार ने चालू किया है, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी कौन सी बनी, ओला इलेक्ट्रिक। कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मतलब पीएलआई स्कीम के लिए जो पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी है वह है ओला इलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब इसे तमाम प्रकार की सुविधाएं भारत सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, तो यह है सेंथिल पांडियन। सेंथिल पांडियन को जनवरी 2024 में भारत सरकार ने डब्ल्यूटीओ में राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डब्ल्यूटीओ में राजदूत के रूप में नियुक्त होने वाले आईएएस अधिकारी कौन है, सेंथिल पांडियन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है, तो यह बढ़ा दिया है कब तक, 2027-28 तक। अब देखिए जो भारतमाला परियोजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 में। कब हुई थी, भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, और इस परियोजना को जो लीड कर रहा है वो कौन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसके तहत दुनिया पूरे भारत में जो है सड़कों का एक जाल बिछाना था। ठीक है, इस परियोजना में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे और पूरे भारत को एक उच्च रफ्तार वाली सड़कों से जोड़ना था। ठीक है ना, तो यह इंपॉर्टेंट है। 2015 में शुरू की गई इस योजना को 2027-28 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पॉइंट है, 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस प्रश्न को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि बोइंग इंडिया के अमेरिका से बाहर बोइंग इंडिया का एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेंटर और कहाँ खोला गया है। बोइंग का दूसरा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका से बाहर कहाँ खोला गया है, तो वह इंडिया के बेंगलुरु में खोला गया है। ठीक है ना, तो अमेरिका से बाहर जो बोइंग का दूसरा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर या बोइंग का दूसरा सेंटर खोला गया है वो कहाँ खोला गया है, वो इंडिया में यानी बेंगलुरु में खोला गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु
और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया, तो वह है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने जनवरी 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है। ठीक है, यह संयुक्त अरब अमीरात है। अब देखिए इस प्रश्न को पूछा कैसे जा सकता है कि इकोमार्क ग्लोबल किससे संबंधित है, तो यह है सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों से संबंधित। ठीक है ना, और एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क है, इसे भी आप याद रखिएगा, स्थिरता मान्यता ढांचा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम थी। तो देखिए हैदराबाद में 18 से 21 जनवरी के बीच सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन क्षेत्र का आयोजन हुआ, जिसका नाम था विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो। इसकी थीम थी अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। हैदराबाद में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र है, इसका विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम थी अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 और 27001-2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है, तो यह बनी है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। भारतीय फर्म है, ISO 27001 और 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय कंपनी बनी है वह है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स या हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है ना। तो अब देखिए यह भारतीय फर्म है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, इसे ISO 27001-2022 का प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे घटनासार के जो वन लाइनर का आर्थिकी का करंट अफेयर्स है वार्षिक, उसका हिस्सा था। तो आज हम लोगों ने आर्थिकी पढ़ लिया। इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने घटनासार वन लाइनर का राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक घटनाक्रम, ये तीनों पढ़ लिया है। अगर इसमें से कोई भी वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप YouTube पे एग्जाम का अंकश चैनल को सर्च करिए, उसके बाद आपको घटनासार की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी घटनासार का जो करंट अफेयर्स है उसे पढ़ने को मिल जाए। ठीक है ना। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी करिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके लिए और इन तथ्यों की PDF के लिए, अन्य परीक्षा उपयोगी PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और WhatsApp चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।